वेलकम बैक जी। का फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और उसके साथ साथ मौशी सूरत हाल है, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम का ये जो हिस्सा है, इसमें भी कोशिश करेंगे कि जो मुल्क की मौशी मामलात और सूरत हाल है, उसके हवाले से गुफ्तगू करें। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे आज मौका मिलेगा ये जो मौशी सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू करने का। जनाब मोहम्मद अकमल साहब माहिर माशियात भी हैं और उसके साथ साथ ख़ुद टेलीविज़न एंकर भी हैं। बड़ी गहरी निगाह रखते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल और मौशी सूरत हाल पर। तो जनाब अकमल साहब को मैं खुशामदीद चाहूँगा। बहुत शुक्रिया अकमल भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अब से कुछ देर पहले मौजूद गुफ्तगू तो दो बड़े अहम मामले हैं जो सामने आ रहे हैं। एक तो कैनाल के हवाले से, उसके ऊपर अभी गुफ्तगू करूँगा। था हम उससे पहले ही ये जो मौशी हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि महंगाई जो है वो 1.5% के ऊपर आ गई है। तो ये समझना ज़रा मुश्किल हो रहा है कि जो मईशत हमने पढ़ी है किताबों के ज़रिए, उसके अगर मुताबिक देखा जाए तो ये पता नहीं उसके मेयार पर पूरी उतरती है या नहीं। 1.5% के ऊपर कैसे ये महंगाई आ चुकी है, ये ज़रा समझाया जाए। और फिर लोगों को एक आम आदमी का सवाल है जिसको मईशत की समझ नहीं है, वो कहता है अगर ये वाक़तन कह रहे हैं कि महंगाई में इस हद तक कमी हुई है तो उसका असर एक आम आदमी पे क्यों नज़र नहीं आता। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई, पेट्रोल के अंदर जो रिलीफ देना था वो पास ऑन नहीं हुआ, बिजली की कीमत में 7-7.5 रुपये कमी की है तो वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर झंडा लहरा दिया गया क्योंकि बहुत बड़ा काम इस हो गया है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हो सका। ये हो क्या रहा है, ज़रा मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू करें ज़रा। आपकी गुफ्तगू का मैं वो पॉइंट पकड़ूंगा कि 1.5% के ऊपर महंगाई आ गई है। महंगाई मेरे ख्याल में जो है ना 1.5% पे भी नहीं, 0.7% के ऊपर है। मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर जी मार्च का जो ठीक है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो फिगर्स ठीक है। रिलीज़ किए हैं, और अगर मैं एवरेज इन्फ्लेशन की बात करूं तो वो इस वक्त तकरीबन 5% के ऊपर है। ठीक है। यानी जुलाई से लेके और मार्च तक का जो औसत महंगाई का फिगर रहा है, दैट इज़ 5%। ठीक है। अब आ जाएं जी, नज़र क्यों नहीं आ रही। देखें, दो चीज़ें हैं। अब मेरी जेब में फ़र्ज़ करें 100 रुपये है और कोई ऐसी चीज़ जिसकी कीमत 300 रुपये है और 300 रुपये से वो 150 रुपये पे आ जाती है, तो मुझ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास 100 रुपये हैं तो मेरी परचेजिंग पावर तो वही है। ठीक है। तो जब तक वो चीज़ 100 रुपये पे नहीं आती उस वक्त तक मैं उसको परचेज नहीं कर सकता, या मेरी इनकम या मेरी जेब में 150 रुपये जब तक नहीं आते उस वक्त तक वो मेरे लिए फजूल है। तो महंगाई का भी जो फिगर है ना, वो उसको 0.7% पे लाने का मकसद ये है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर कि जो चीज़ पिछले साल इस महीने में, यानी सीपीआई जो है, कीमतें पिछले साल की सतह के ऊपर बरकरार है, ठीक है। ये इसका मकसद है। और औसत महंगाई 5% का मतलब ये कि पिछले साल से भी 5% चीज़ें महंगी हुई हैं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो रियल इनकम है वो बढ़ी नहीं है, तो इस वजह से रियल इनकम ना बढ़ने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी। अच्छा, जब परचेजिंग पावर नहीं बढ़ती तो उसका डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आता है, आपको बिल्कुल पता है। ठीक है। तो डिमांड जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है। अच्छा, मैं ये चाहूँगा ज़रा, लोगों को कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो मवाजना हम करते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग ईयर जो है उसका पिछला जो टाइम था उसके महीने के अंदर सेम पीरियड के अंदर महंगाई की उस वक्त शरह क्या थी, ये थी। हकीकतन ये है कि जब महंगाई रमज़ान का महीना आता है उसके बाद उसमें इजाफा होता है, जबकि उससे पहले ये प्रेडिक्ट किया गया कि उसमें कमी होगी। बाद में फिर एक स्टेटमेंट दी गई कि जनाब नहीं, इजाफा होगा उसके अंदर। तो अब पता नहीं। और फिर जैसे हम बात करते हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर जब बात करेंगे तो जाहिर है कि वो मईशत दान तो नहीं है। वजीर ख़जाना बैठकर अगर वो ये बात करें तो जाहिर है उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये सारी चीज़ आप किस बुनियाद के ऊपर इस्टेब्लिश कर रहे हो ना। आप ऐसे ही अगर एवरेज इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो एक आम आदमी का मंथ ऑन मंथ बेसिस से, या कॉरस्पॉन्डिंग ईयर के अंदर क्या चल रहा है, लास्ट ईयर क्या था, उसका कंपैरिजन, इससे उसका ताल्लुक नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। तो बहरहाल वो ज़ाहिर कन्फ्यूज़ किया जाता है, ये सारी सूरत हाल है। अब ये लोग एक सवाल कर रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर डिक्लाइन आ रहा है, ग्लोबल मार्केट के अंदर एक स्लाइड आ गई है, बट ये कि हम लोग अभी भी हेजिटेंट हैं। आईएमएफ से अभी बात करनी पड़ेगी। फिर एक नई एक चीज़ सामने आई है, पता ये चला कि वो जो पैसे कम नहीं करेंगे। वो मुसद्दिक मलिक साहब आए, अच्छे भले आदमी मुझे लगते हैं, लेकिन वो बैठ के कह रहे हैं कि जी आप नाराज़ ना हो, कि बेजा क्रिटिसिज्म ना करें, बलूचिस्तान को डेवलप करना है, पैसा वहाँ लगा रहे हैं। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है क्या? ये सारी चीज़ एक्सेप्टेबल हो सकती हैं हमारे लिए, या इसका कोई और आपके पास मिसाल है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी कमेंट कर देना।
बलूचिस्तान पे जहाँ तक पैसे लगाने की बात है ना, तो मुझे नहीं लगता है, बस वैसे डाइवर्ट करना था। पेट्रोलियम लेवी इन्होंने लगानी थी, और ज़ाहिर है पेट्रोलियम लेवी जो है वो उसको इन्होंने 78 रुपीज़ तक बढ़ा दिया अब। और ये जो एडिशनल इंक्रीमेंटल अमाउंट है, ज़ाहिर है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही इसको बढ़ाते हैं, अदरवाइज तो मिनी बजट जो है ना वो पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है, तो उन्होंने करके उसको इक्वल कर दिया है। हालांकि जो लास्ट मंथ जो एवरेज प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में, दैट वाज 70+। और अब आज के जो रेट अगर मैं बताऊं, जो ब्रंट ऑयल है जो हमारे यहाँ पे आता है, क्रूड ऑयल होता है, हमारे यहाँ ब्रंट ऑयल यूज़ होता है, तो उसकी जो प्राइस है 66 डॉलर पर बैरल है। तो मतलब मज़ीद $6 जो है ना वो नीचे आ चुकी है। तो अब देखते हैं ये अगले महीने जो है ना उसको भी पास ऑन करते हैं, या वो भी बलूचिस्तान पे ही खर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि कहाँ खर्चा करेंगे। असल में तो आईएमएफ ने कहा है कि आपने जो टारगेट्स को पूरा करना है, और ज़ाहिर इनका शॉर्टफॉल आ रहा था टैक्स के फिगर्स में, तो अब उससे ये लेवी से जो है ना ये वो वाला टारगेट पूरा करेंगे। 78 रुपये 1 लीटर के ऊपर लेवी को मैटर करती है, और वो भी उस सूरत हाल में जब प्राइसेस जो हैं वो $66 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। अब $66 के ऊपर ट्रेड करने का मतलब ये कि खुदा न खास्ता, जिसकी मुझे कोई उम्मीद लगती तो नहीं है, जो नॉर्मल प्राइस है ऑयल की मार्केट में वो 80 से 85 के दरमियान जब होती है तो हम कहते हैं दिस इज़ नॉर्मल प्राइस। तो अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे पहुँच गई तो ये ऑयल तो 300 रुपये से ऊपर इनको बेचना पड़ेगा। तो उस वक्त ये लोग क्या करेंगे? या तो उसके लिए ये बफर जमा कर रहे हैं कि जी अगर कल कल को खुदा न खास्ता महंगाई होती है तो फिर जो है ना उसके लिए हम ये जो हम हमें रिलीफ नहीं दे रहे तो उस वक्त इसको रिलीफ को हम दे देंगे। दूसरी तरफ इसकी जो वजह क्या है ऑयल प्राइस नीचे आने की, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। रात भी अक्सर दोस्त पूछ रहे हैं यार ये सोना तो आउट ऑफ रीच होता जा रहा है ना, तो तकरीबन $3400 के ऊपर पहुंच गया पर आउंस इंटरनेशनल मार्केट में। एक हफ्ते में सोना, इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं पाकिस्तान की नहीं, 7% महंगा हो चुका है एक हफ्ते के दौरान पिछले। मकसद ये कि अगर मेरे पास पिछले हफ्ते जो जितना सोना मैं $100 का खरीद रहा था पिछले हफ्ते, आज मुझे $107 उतने जो है ना उसे दे रहा हूँ। अब इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो आप समझ सकते हैं तकरीबन 1700 से 1800 रुपये का ये नुकसान है, जो कि मुझे हुआ है सिर्फ एक हफ्ते के दौरान इस डॉलर्स के ऊपर, $100 के ऊपर। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से डॉलर बेकदर हो रहा है। ये तो डॉलर की बेकदरी है ना। एग्जैक्टली यही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा, डॉलर की बेकदरी बमुकाबला गोल्ड है, ये चीज़ बड़ा लोग जो है ना वो मिस अंडरस्टैंड कर जाते हैं मेरी बात को, कि डॉलर बेकदरी का मतलब रुपए के मुकाबले में नहीं, डॉलर अगेंस्ट गोल्ड। अच्छा, गोल्ड के अगेंस्ट में दूसरी करेंसियां भी बेकदर हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही हो रहा है, डॉलर कुछ ज्यादा हो रहा है। यूरो जो है वो कम हो रहा है, यूरो भी हो रहा है, चाइनीज करेंसी युआन है, जो रशियन करेंसी है रूबेल वो भी है, तो वो भी उसके अगेंस्ट डिक्लाइन हो रहा है गोल्ड के। बट डॉलर जो है ना वो नॉर्मली डॉलर में ट्रेड होता है, प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो ज्यादा जो है ना वो, और अगर इसी हिसाब से रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये ट्रम्प ने अपनी पॉलिसीज टैरिफ के हवाले से ना बदली, कोई सर्टेन लाए अमल अमेरिका के लिए ना दिया, तो ये ग्लोबल जो ऑर्डर है दैट कुड बी चेंज्ड विद रेफरेंस टू इकोनॉमी के हवाले से बहुत ज़्यादा। इस वक्त भी आप देखें जितने भी मुल्कों की इंडस्ट्री है दे आर, वो सिर्फ अब 3 महीने के लिए उसने वो टैरिफ को आगे किया है, तो सारे के सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़ी कंपनियों से लेके और छोटी कंपनियों तक, ये सिर्फ अब अगले 3 महीने का सोच रहे हैं, उसके बाद की कोई प्लानिंग नहीं है जी। जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो उसके बाद आपको पता है, चाहे वो माशी जंग हो या फिजिकल जंग हो या कोई भी गैर यकीनी सूरत हाल होगी, तो जो इन्वेस्टर है वो हमेशा गोल्ड की तरफ जाएगा। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी बरकरार रहती है तो ये गोल्ड मजीद अप से अप होता जाएगा, अनटिल अनलेस कि एक चीज़ें सर्टेन नहीं होती। चाइना की और अमेरिका की एक बाकायदा पॉलिसी नहीं आती कि ये अगले 3 साल 5 साल हमने इस चीज़ को लेके चलना है, तो ये जो है ना वो, और ये चीज़ साथ बाजारी की तरफ लेके जाएगी। इसमें महंगाई नहीं होगी, इसमें लोगों की जो है ना वो परचेजिंग पावर
खत्म हो जाएगी, खत्म हो जिसके जाएगी। नतीजे में डिमांड कम होगी और मार्केट्स जो है ना वो ठंडी हो जाएंगे। दिस इज वी कॉल्ड रिसेशन। रिसेशन। रिसेशन जो है ना वो बेसिकली आने का खतरा है। और वो कसाद बाजारी में फिर ज़ाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट्स होती हैं, गुर्बत बढ़ती है, बड़े मसाइल पैदा होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये साल जो है वो 2026 का, इसमें मुझे लग रहा है अगर ये पॉलिसीज इसी तरीके से चलती नहीं, हो सकता है बीच में इंटरफेरेंस करके, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का भी प्रेशर है, दूसरी तरफ से रशिया का भी है, चाइना खुद इन्फ्लुएंस कर रहा है कि एक कंसेंसस डेवलप हो जाए और ट्रंप के जो है ना वो समझ में कोई बात आ जाए, एक पॉलिसी बना लें। अनटिल अगर इसी तरीके से ये लोग आपस में ट्रेड वॉर को जारी रखेंगे, तो अब ट्रेड वॉर का जो नेक्स्ट फेज होता है दैट इज प्राइसिंग वॉर। जी। प्राइसिंग वॉर का मतलब ये है कि मैं भी जो है ना वो कोई चीज़ बेच रहा हूँ, आप भी कोई चीज़ बेच रहे हैं ओपन मार्केट में, और मेरी और आपकी अगर प्राइसिंग वॉर स्टार्ट हो जाती है ना, तो आप करोगे ले भाई मैं ये जो है ना वो 100 रुपये किलो दे रहा हूँ, तो मैं आपको दे यार मैं 90 रुपये किलो दे रहा हूँ, जी। आप अब बोलोगे मैं 80 रुपये के, तो अल्टीमेटली आप उसको अपनी कुव्वत खरीद से भी नीचे बेचने पे चले बेचने पे चले जाओगे। जाओगे, और बिल्कुल ये ठीक है। फिर आपके लिए भी डैमेजिंग है, ये मेरे लिए भी डैमेजिंग है, ये मार्केट के लिए भी डैमेजिंग है। वेरी इंपॉर्टेंटली जो बड़ी ये इम्पोर्टेंट इकोनॉमीज है। होती हैं ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा डैमेजिंग ये उनके लिए होगा, सबसे ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज्म काम करता है जो सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ तो वो चीज़ कभी है ही नहीं या थी, तो हमें इन सारी चीज़ों को शायद समझ में नहीं आएगा। वहाँ पर अगर जीडीपी के नंबर्स आ रहे होते हैं तो वो आप देखें कंटिन्यूसली उसी एक फिगर को मेंटेन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी स्लाइड आती है ना तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन इमर्ज होती है। और फिर जैसे रिसेशन की बात हो रही है ना, हमारे यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही बहुत ज़्यादा है, हम तो सर्वाइव कर लेते हैं। वहाँ जब कॉस्ट कटिंग होना शुरू होती है, इदारों से लोगों को निकाला जाता है, तो फिर पैनिक आता है, वो बड़ी बड़ी हुकूमतें उससे चली जाती हैं। वो इस चीज़ को शायद फोर्स ही नहीं कर रहा है, या कर भी रहे हैं तो शायद हो सकता है कि अभी वो टाइम भी कोई एक मैसेज देने के लिए, या ये भी हो सकता है कि अपने बहुत सारे मामला ख़राब हैं, उसको ट्यून इन फाइन ट्यून करने के लिए इस तरह के फैसले किए जा रहा हूँ। चलें, ये बात तो समझ में आई। तो टैरिफ का अभी मसला हमें समझ में आया। अब ज़रा हम बात करते हैं ना कि ये जो हमारी जैसी कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ब्रैकेट में वैसे आते हैं या नहीं आते? फोर्थ फिफ्थ वर्ल्ड है हम हमारी दास्तान भी नहीं है अब दास्तानों में, क्या करें। तो अब ज़रा बताइए कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमारी जैसी इकोनॉमीज़ कैसे सरवाइव करेंगे? और हमारे यहाँ अभी तक आपको शायद नज़र आ रहा हो, आप ज़्यादा इन मामलात को समझते हैं, कोई ऐसा प्लान नज़र आ रहा है जिसको आपको लगता है कि आने वाली हुकूमत भी उसी को लेके चलेगी? क्योंकि यहाँ तो बोरो करो, लाइबिलिटीज़ कम करो, किसी तरह उसको मैनेज कर लो, और फिर अगले दिन को देख लो, अगले दिन की अगले देखा जाएगा। क्या इससे बढ़कर कुछ है? हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है? वी हेडिंग। क्योंकि एक चीज़ और जुमला इजाफा कर दूं, फिर तफसील से जवाब दीजिएगा। आजकल जिससे भी बात कर रहा हूँ कह रहा है ये मार्केट्स देखो, मार्केट्स हमारी जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर चली गई हैं। तो क्या प्योरली रिफ्लेक्शन है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ब्रोकर से आप पूछेंगे हो तो कहेगा प्योरली रिफ्लेक्शन है। क्या है वाकईतन ऐसा है कि इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है? जी। स्टॉक मार्केट को जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी से आप रिलेट ना करें। और सर जब दुनिया की मार्केट जो है ना वो स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऊपर जा रही होती है तो हमारी मार्केट नीचे जा रही होती है। जब दुनिया की मार्केट नीचे जा रही होती है तो हमारी मार्केट ऊपर जा रही होती है। तो वो ये तो एक सट्टा है, और एक उसमें मैनेज करके जो है ना वो मार्केट को चल रहे होते हैं। उन्होंने अपना एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, किस तरीके से उन्होंने नए जो इंट्रेंड्स हैं, आजकल तो आपको पता है ना मोबाइल में भी वो आ गया है सॉफ्टवेयर। तो किसी ने भी अगर 50,000 रुपये भी जेब में है तो चलो जी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और ट्रेडिंग शुरू कर दी। बिल्कुल सही। तो अब ऐसे जो है ना वो नए नए मुर्गे वो ढूंढते रहते हैं, तो उनके नतीजे में मामलात को वो ऊपर लेके जाते रहते फिर एकदम से जो है ना वो जब गिराते हैं, बिल्कुल अब सही। उसकी वजह कोई भी न्यूज़ बन सकती है, चाहे वो माशी न्यूज़ हो चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज़ हो। जी। तो वो सारा माल जो है ना उनसे खरीद लेते, क्योंकि आपको पता है वो फिर मार्जिन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यानी मेरे पास अगर 100 रुपये हैं तो मैंने 100 रुपये के अगेंस्ट में मैंने लिमिट ली हुई है 2,000 रुपये की। अब उसके अगेंस्ट में जैसे ही मेरा 100 का कोलेटरल ख़त्म हुआ तो मेरे 2,000 भी उड़ गए। तो अब ज़ाहिर है वो फिर इतना ज़्यादा उनकी पावर नहीं होती उसको रखने की स्टॉक की, तो वो वापस उठा लेते हैं अपना ही माल बिल्कुल अगले ऐसा दिन। ही। ठीक है ना। तो ये इस तरह करके वो कर रहे होते हैं। तो मुझे वो स्टॉक मार्केट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी, आप उसको ठीक है। अब हमारी जो उससे रिलेट ना करें। सस्टेनेबिलिटी है या सस्टेनेबल ग्रोथ के हवाले से कोई प्लान है जो आपको नज़र आता है? सरफेस हुआ है? वो चैंपियन तो आए हुए हैं हमारे पास इकोनॉमी के, वो बता रहे होते हैं हमें वज़ीर ख़जाना साहब जी ऐसा है वैसा है, यहाँ से बोरो कर लेंगे ये कर लेंगे, लेकिन वाक़ईतन क्या हो रहा है ये ज़रा बात कर ली इसमें जाए। जो जी। सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करें, या आजकल एक बिल्कुल लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है, और उसका जो अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं, उसका मकसद ये है कि आपने जो करंट आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं
आपने उनको यूटिलाइज करना है, जो आने वाली नस्लें हैं जी उनके रिसोर्सेज को आपने यूटिलाइज नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। तो एज ए रिजल्ट सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आप ग्रीन जो दरख्त हैं वो उसके ऊपर काम करें, माहौल को कम से कम ख़राब करें, क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है उसके ऊपर वर्किंग करें। और उसके लिए ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज में जो मेन रोल है वो आलूदगी का है, पोल्यूशन का है। और पोल्यूशन का जो जड़ है वो कार्बन है, और कार्बन फ्यूल से आती है, पेट्रोल से आती है, या दीगर ये जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उसके नतीजे में ये सारी सबसे बड़ी पोल्यूशन। सोर्स तो गाड़ियों का धुआं ही होता है जो हाँ, कंट्रीब्यूट गाड़ियों करती है का, एनवायरनमेंट फैक्ट्रियों में। का धुआं हो गया, फैक्ट्रियों और का धुआं उसके हो गया। बाद समंदर में जो है ना वो चले जाते हैं, वो जो मतलब चमड़ा जो बनता है जी तो जी उसमें बड़े जी ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स यूज़ केमिकल्स होते होते हैं, हैं, वो वो फिर पानी में टैनरी से जाके जो पानी निकल कर तो उसमें एज ए जाता है। रिजल्ट जो है ना वो दर्जा हरारत जो है वो ज़मीन का बढ़ता जा रहा है, बेवक्त सैलाब आते जा रहे हैं। तो उनका जो हल है, अब ये कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि जी उसके लिए आपको दरख्त लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन रखना है, नंबर वन। नंबर टू, आपने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा जोर देना है, जिसमें विंड एनर्जी है या सोलर है, सोलर है, और उसके बाद पानी से जो हाइडल बिजली बिजली, पैदा होती बिल्कुल है वो सही है। है। उसके बाद कोयले की भी सम हाउ जो है ना उसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, कोयले की वैसे बिजली बड़ी ख़तरनाक है, जो ट्रेडिशनल तरीके से जो कोयले से बिजली प्रोड्यूस बिल्कुल जो होती पहले थी, ज़माने में होती लेकिन थी, अब जो बिल्कुल। है वो उसका एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, यानी ज़मीन के अंदर ही या वैसी उसकी उसको पोल्यूशन को किए बगैर जो है वो हम उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। तो बिल्कुल दैट ठीक इज है। दीज आर सम अच्छे ऑप्शंस हैं एज़ कम्पेयर टू फर्नेस ऑयल या डीजल या दीगर ऑयल से जो हम बिल्कुल ठीक है। करते हैं, तो वो माहौल के लिए भी ख़राब है। तो इसी वजह से आप देखेंगे इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबल ग्रोथ में मतलब ये है कि आपने सब जो है ना वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद प्लस उसमें आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपको पता है वो फिर इदारों में होती हैं, चाहे वो एफबीआर हो, चाहे वो रेलवे हो, पीआईए हो। वहाँ पे जो बुनियादी जड़ें हैं, जो 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 जिसकी वजह से उन इदारों में करप्शन है, उन इदारों की परफॉर्मेंस कम है, उन इदारों की जो है वो प्रोडक्टिविटी कम है, तो उसको सही करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जाती हैं, जिसमें फिर आईटी का इस्तेमाल आ जाता है कि आप उसको आईटी करें। उसमें अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जाता है बिल्कुल ठीक कि है। जी आप अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म लाएं, वेरी करप्शन को राइट। ख़त्म करें। तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ महकमों के हवाले से होती हैं। तो बिल्कुल ठीक आईएमएफ है। जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आपको जोर दे रहा है कि नंबर वन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, और दूसरा जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं। नहीं, हमने तो तो उसको बोरोइंग और लेंडिंग तक जो है ना महदूद कर दिया है। हमें ये तासुर दिया जाता है कि हम सिर्फ बोरो करने वाले हैं और हम जो है बस उनकी डेट रीपेमेंट टाइम टाइम पे कर दें। यही टोटल उनका जो है एजेंडा भी है, और उसके लिए हमें जितनी भी कोशिशें कर रही हैं यही है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा और बड़ा फेयर एनालिसिस है। मैं बड़े अरसे के बाद ये बात सुन रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सो कनेक्टेड है आपकी इकॉनमी के साथ, जिसमें करप्शन का एलिमेंट भी है, उसको ख़त्म करना है। इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपने रिफॉर्म्स भी लेकर आनी है, आपने इन्वायरमेंट को भी देखना है। जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी फिर जाकर आप एक ऐसा प्लान मुरतब करते हैं जिसके बाद आपकी इकॉनमी जो है वो फ्लरिश करती है और फिर सस्टेनेबल ग्रोथ आपके पास आती है। 2-2.5% वाली हमारी इकॉनमी नहीं है, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम आज इसी से बात करते हैं कि हम 2.5% पे या 3% पे बहुत तीर मार के, और इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहा है। आगे और बढ़ते हैं। अब ज़रा ये जो इशू कैनाल्स का है इसकी तरफ मैं आऊँगा। सारी चीज़ें आपकी मुल्क की इकॉनमी से जुड़ी हुई हैं। बड़ी हमारी एक अनफॉर्चुनेट बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि माजी में हम इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे कि आने वाले वक्त में पानी के हवाले से आपको बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारी तरजीहात में कभी भी शामिल नहीं रहा कि हम रेजरवायर्स बनाएं, छोटे डैम्स बनाए जाएं, रिस्टोर अपनी करने की कैपेसिटी के ऊपर काम करें। जो सिस्टम हमारे यहाँ पहले से मौजूद है इसको मज़ीद ट्रांसफॉर्म करें। कुछ नहीं हुआ। अब नतीजा ये है कि वो 6 कैनाल्स का जो इशू आया है उसकी वजह से अब टकराव की कैफियत है, और गॉड फॉरबिड अगर सिस्टम कोलैप्स दोबारा कर जाता है फिर से दोबारा स्क्रैच पर होंगे, फिर से ये सारी बातें होंगी, फिर से आपको मुश्किल वक्त, कड़वी गोलियां और क्या कुछ देखना पड़ेगा। वे आर वी हेडिंग, कहाँ जा रहे हैं, फरमाइए। देखिए 6 कैनाल का जो मसला है वो ना पॉलिटिकल मसला है, ना कोई इलाके का मसला है। ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला है। ठीक है। लोगों पीने का पानी हो या उगाने खाने पीने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए पानी, हर एक का हक है, और हर एक को उसके हक के मुताबिक जो है ना वो पानी मिलना चाहिए। पीएमएलएन जो है ना वो एक नई मंतक
निकाल के ला रही है। हम जी पंजाब के हिस्से का पानी दे रहे हैं। तो यार पंजाब के हिस्से का पानी, तो पंजाब में भी तो किसी इलाके के हिस्से का पानी होगा ना। मतलब पूरे पंजाब के इलाके का क्या मतलब। अब मैं बता रहा हूँ जो जनूबी पंजाब है, बावलपुर है, बावल नगर है, अब यहाँ से ये इन लोगों ने इस कैनाल को एक निकालना है जो चोलिस्तान में जाएगी। तो जो वहाँ के इलाके हैं उनको पानी कौन पूरा करेगा। या तो आप बताएंगे जी पंजाब का पानी पूरा हो रहा है क्या। पंजाब का पानी हो रहा है, पंजाब अपने हिस्से में से जो है ना निकाल के वो चोलिस्तान को देगा। तो पंजाब का जिस हिस्से से आप निकालोगे उस हिस्से को पानी इनका चाचा देगा, वो कौन देगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी तो सोचने की बात है ना। अब मामला जो है ना, ये इसको अब लोग इसको सिर्फ बता रहे हैं कि सिंध का मामला है। भाई सिंध का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है, इंसानी हुकूक का मामला है। बिल्कुल। आप कैसे जो है ना वो पंजाब का भी पानी जो है वो आपने ना इसको आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके गए हैं, ना आपने इसके ऊपर सूबों का कंसेंसस लिया है। जरदारी साहब ने बैठे बैठे कैसे जो है ना वो उसको अप्रूव कर दिया कि जी ये 6 नहरें आप निकाल दो और ये हंसते बसते जो इलाके हैं, जो ग्रीन इलाके हैं, उनको आप दफा करो और वो जाके रेगिस्तान में जो है ना वो आप उगाना शुरू कर दो, कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू कर दो। कॉर्पोरेट फार्मिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मैं इसको जो है ना वो अप्रिशिएट करता हूँ कि कॉर्पोरेट फार्मिंग होनी चाहिए। और इवन हमारे जो सेटल्ड एरियाज़ हैं, सिंध हो, पंजाब, वहाँ पे भी हम लोग पानी जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अजाब हमारे ऊपर सही नाजिल हो रहा है। क्योंकि हम जो है ना वो जिस तरीके से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके से दुबई वाले इस्तेमाल करें तो वो तो पता नहीं कितना इलाका जो है ना वो उगा दें। पानी हम लोग ज़ाया करते हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल तरीका है कि जी वो नहर में पानी आया, नहर से पानी आया, वो घंटा घंटा पानी है, वो 1 एकड़ ज़मीन है, उसको इतना पानी ये लोग दे देते हैं जिससे लेटेस्ट तरीकों से उतने पानी से आप 10 एकड़ जगह को सैराब कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसका कौन जिम्मेदार है। अब हुकूमत को इस तरफ भी तो चाहिए ना, इस तरफ भी तो पंजाब गवर्नमेंट खास तौर पे ऊपर और सिंध गवर्नमेंट भी वो इसके ऊपर भी तो फोकस करे ना कि जी जो लेटेस्ट तरीके हैं, अब वो उसमें एक एयर के थ्रू जो पानी जो है वो करते हैं फ्लोट, वो है। उसके बाद जो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, तो देयर आर लेटेस्ट ट्रेडिशनल तरीकों बहुत आगे चले लेटेस्ट तरीके हैं। हाइड्रोपोनिक्स आ गया है, बहुत उसमें सारे पानी जो है ना वो पानी आपका कम इस्तेमाल होगा। अगर हमारा पानी कम इस्तेमाल हो और हमारे जो पंजाब के इलाके की या दीगर इलाकों में पानी अगर हम रिजर्व कर लेंगे तो फिर 6 नहीं 50 के नाले बनाए। लेकिन मसला ये है कि आपने खुद भी जो है वो पहले वो नहीं करना कि पानी के बचत के तरीके भी आपने नहीं जो है ना वो अडॉप्ट करने, या जो है वो कोई दूसरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आपने यूज़ नहीं करनी और आपने जो है ना वो सारा पानी उठा के उधर देना है। तो ये चीज़ गलत है। उसका तरीका ये है, हम भी कहते हैं यार आप सहराओं को भी आबाद करें। जब दुबई के सहरा और सऊदी अरब के सहरा आबाद हो सकते हैं तो हमारा चोलिस्तान भी आबाद हो सकता है, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले आप जो हमारे यहाँ के सेटल्ड एरियाज़ हैं, यहाँ पे आप पानी की इस तरीके से पहले यहाँ पे आप कॉर्पोरेट फार्मिंग करें, यहाँ पे पानी के इस्तेमाल को नॉर्मलाइज करें ताकि आपके पास एक एक्सेस पानी हो। उस पानी को फिर आप बेशक यूज़ करें। तो इस मामले का जो हल है वो शॉर्ट टर्म में तो कोई नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये है। दूसरा जो है ना जी, आपका किसान आजकल जो है ना वो बड़ा पंजाब में शोर मचा हुआ है, 2200 रुपये और 2000 रुपये गंदम ले रहे हैं जी। सही रो रहा है, उसकी कॉस्ट भी इतनी नहीं है। दवाइयों के पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं, उसके बाद उसमें नाइट्रो यूरिया लगती है, यूरिया यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र है। और नॉर्मल सी मैंने कॉस्टिंग भी करके देखे ना तो भी वारे में नहीं आ रहा। तो 3000 से कम किसी भी पॉइंट के ऊपर किसान को मतलब जो है ना वो वारे में नहीं आता। अब मुझे नहीं पता ये इसका भूसे का भी जो है ना वो पंजाब गवर्नमेंट की मिनिस्टर कह रही है कि भूसा भी इस्तेमाल होता है। पता नहीं कौन करते, दिमागों में कहीं हो तो हो, वरना भूसा जो है वो मतलब उसको मेरा नहीं ख्याल है कोई वो लेता होगा कि जी हम इसको बहुत ज़्यादा कमाई कर लेंगे। मतलब इमटेरियल चीज़ है, वो काउंट होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप भूसे को काउंट करेंगे ना तो फिर तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनपुट करते वक्त काउंट नहीं करते। तो वो भी फिर तो वो ये भी कहेंगे कि इसमें जो है ना आपने सूरज की जो रोशनी इस्तेमाल की है उसकी भी कीमत है। बिल्कुल ठीक। हवा जो पौधों को लगी है उसकी भी कीमत है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हर चीज़ की फिर तो बड़ी कॉस्ट बढ़ कीमत है। तो वो तो फिर समझे उल्टा जो है ना वो समझे किसान को ये सांस भी जो ले रहा है तो समझे गनीमत है। तो ये क्यों ये सिचुएशन क्यों क्रिएट की जाती है। इससे पहले भी ये गवर्नमेंट आई थी, उसने इंपोर्ट कर ली थी और उसके बाद क्या नतीजा निकला, यूक्रेन से गंदम लेकर आ रहा है।
जब हम सरप्लस में हुआ करते थे हर दौर के अंदर, मेरे ख्याल में थोड़ा ऐसा वक्त रहा होगा जिस वक्त सरप्लस में नहीं गए, तो फिर अब ऐसी क्या मजबूरी है? क्या मिसमैनेजमेंट हो रही है या वाकई हमारी यील्ड कम हो रही है, हमारी वो कैपेसिटी नहीं रही है? प्रॉब्लम आखिर है कहाँ? चलें इसके ऊपर भी बात कर लेना। जैसा भी आपने बताया, एक तो प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा इशू है कि कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं आती। अगर कैलकुलेट करते तो शायद इस किस्म की बात नहीं करते, और अगर नहीं है तो फिर ये ठीक कैसे हो? ये ज़रा फरमाएं। इसका हल बड़ा सिंपल सा है कि हमें पर एकड़ यील्ड बढ़ानी चाहिए। ठीक है, दो सूरतें हैं ना, या तो आप प्राइस बढ़ाएं। वो टेक्नोलॉजी कैसे लेकर आएंगे? प्राइस नहीं बढ़ती तो इसी 1 एकड़ में अगर फर्ज करें किसान की प्रोडक्शन डबल हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो फिर यही 2000 के 4000 उनको मिलेंगे। तो हम या तो वो वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें कि जी अपनी यील्ड को डबल करें, ठीक है, और हमारे से डबल के ट्रिपल भी कई मुल्क जो है ना वो पर एकड़ यील्ड बराबर में हो रही है। हाँ, कॉटन की चाइना आप इंडिया सारे देख लेना उनकी। हाँ, तो या तो ये ऑप्शन है कि जी ठीक है, आप पहले उनकी यील्ड को जो है ना वो बढ़ाएं, देन फिर प्राइस को आप रिड्यूस करें, फिर आप प्राइस के ऊपर कट लगाएं। अब हमारे यहाँ दवाइयाँ भी जाली, उसकी वजह से किसान का नुकसान, पानी उसका बेदरेग इस्तेमाल और अनकैलकुलेटेड इस्तेमाल, सही है। बीज की क्वालिटी कोई रिसर्च नहीं, कोई कुछ नहीं। वो जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट जो बीज होते हैं वो नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी जो कपास की पैदावार है बिल्कुल वो आधे से भी कम रह गई है। 1500 से मेरे ख्याल में 400 मिलियन बेल के ऊपर आ गई है जी। क्यों आई है? उसकी वजह ये है कि अब वो जिस टाइम पे आजकल लगा रहे हैं, तो पहले आजकल के दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। अब चूंकि गर्मी ज़्यादा है तो वो लगाते हैं और बीज उगते ही ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट टाइम लोगों ने 3-3 मरतबा जो है ना वो बीज लगाए हैं, बीज की कॉस्ट ट्रिपल हो गई उनकी। उसके बाद फिर जब वो ग्रो करते हैं तो फिर बारिश बेमौका हो जाती है जिस वक्त फूल बन रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। तो कपास के जब फूल बनते हैं, फूलों में पानी चला जाता है, फिनिश ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सीड भी शायद लोग ना जानते हो, ये 90 के अंदर जो सीड्स आया करते थे ना, अर्ली 90s में, ये वाला सीड है। हाँ, मॉडर्न सीड भी नहीं है। तो अब करने की बात ये है ना कि जी आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, फिर आप जो ऐसे बीज दें जो फिर गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हो, इस किस्म के बीज प्रोड्यूस करें, और हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। नहीं तो रिसर्च हो रही है ना, इंसान की नेचर है ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर एक्लामेटाइज हो जाता है। बिल्कुल उसको एडजस्ट कर लेता है। तो इसमें एग्रीकल्चर में बीजों में भी ये चीज़ है कि जी आप क्लाइमेट रेजिस्टेंट बीज बनाएं, और जिसके फूल जो है ना वो एज कम्पेयर टू दूसरी जो ट्रेडिशनल बीज है उसके मुकाबले में बारिश को भी बर्दाश्त कर सकते हो, और फूल निकले भी ज्यादा है। हाँ, तो एक ज्यादा या दो निकले निकलते हैं ना, उसमें 6-6 8-8 फूल निकल रहे हैं। अब वो ज्यादा फूल निकलेंगे तो बारिश आएगी, 6 में से 2 खराब हो गए, 4 तो बचेंगे। 4 बचेंगे भी तो 0 से तो ज्यादा है ना। बिल्कुल सही है। तो दैट इज द सोल्यूशन कि आपने जो है ना वो किस तरीके से अपनी अगर कीमत को कम रखना है तो आइदर यू हैव टू इंक्रीज द सप्लाई और उसकी प्रोडक्शन बढ़वाएं, फिर आप बेशक 2000 पे बेचें। बिल्कुल ठीक है, प्लानिंग होनी चाहिए ना। बिल्कुल। चलें जी, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से, जिसके ऊपर मज़ीद बात की जाएगी। अब से कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि यहाँ पर जो एहतजाज का सिलसिला अब शुरू हो रखा है उसका क्या नतीजा निकलने वाला है, और ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका क्या लाए अमल होगा इस सारे मामले के ऊपर। इसी के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारी एक और बड़ी मज़ीद मेहमान यहाँ पे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुकी हैं, कौसर बीबी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुशामदीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। क्या कैनाल के ऊपर होने जा रहा है अगला जलसा, कहाँ तक पहुँचेगा, क्या तैयारी है, और कोई नई बात होगी, या हुकूमत से अलहदगी वाला मामला भी कुछ देर पहले अकमल भाई से भी बात हो रही थी, ऑप्शन है ज़ेर गौर, ज़रा ये तो फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। चेयरमैन साहब ने हैदराबाद में कह दिया था, जो हमारा हैदराबाद में जलसा हुआ, कि ऐसी हुकूमत को हम ठोकर मारेंगे, हम पीछे हटने के लिए भी तैयार है कि ये हमारे सिंध का मामला है और इसके ऊपर तो कम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर कोई अगर हमारे साथ ये सियासत कर रहा है तो उनकी खाम ख्याली है। और मैं आपके गुजार कर दूं कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो 2 कनाल की माशाल्लाह इमरान खान नियाजी साहब ने
2 कनाल की इसको अप्रूवल दिया था, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो हमारे खिलाफ बात सियासत पानी पे की जा रही है, हम यजीदी नहीं है, हुसैनी है। पानी जितना सिंध को मतलब और लोगों को अजीज है, इतना पानी हमें भी अजीज है। हमारा वोट बैंक, हमारा सिंध में जीना, सिंध में वो एक मैं आपको मिसाल बता दूं, सिंध जो खादो, सिंध जो पीतो, सिंध जो जीनो, सिंध जो मरनो। पानी की कबर तो कराची में भी होगी, तो हम नहरें कैसे निकालने देंगे जो हमारे ऊपर इतना बहुतान लगाया जा रहा है। और ये पानी के ऊपर सियासत वैसे तो कुछ कर नहीं सके, तो उन्होंने कहा ये पीपल्स पार्टी घेर लो, तो ये इनकी खाम ख्याली है। इंशाल्लाह ताला चेयरमैन का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 6 कनाल नामंजूर, सिंध समूरा नामंजूर, सिंध समूरा नामंजूर। बहुत खूब। इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा। ऐसा होना है, हो नहीं सकता अकमल भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी ये महज खाम ख्याली है, और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर समझौता नहीं करेगी। सबसे बड़ी हुक्मरान जमात है, सबसे बड़ी इकाई है सिंध की, तो वो कैसे इसके ऊपर सौदा कर सकते हैं? जी कुछ कहना चाहें? मैंने आपको पहले बताया है कि जो कैनाल्स का मामला है ये किसी सियासी पार्टी का मामला है नहीं, और सियासी पार्टियों को इसको हाईजैक नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक इंसानी हुकूक का मसला है, सिंध को जो है ना पानी चाहिए, हर एक को पानी चाहिए, और इसमें जो है ना वो इसको एज ए ह्यूमन राइट इशू लेना चाहिए। जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी की, तो मेरे ख्याल में अब तक जो है ना पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर जो किरदार अदा किया है वो बड़ा दोगला किरदार है। अच्छा, वो क्यों? जरदारी साहब जो है ना वो जून में मीटिंग कर चुके हैं, इसकी ना एक जो कहा जा रहा है अप्रूवल दे चुके हैं, ये उनकी ऑलरेडी नॉलेज में है। उसके बाद जो है वो जब तक ये मामला आम सिविल सोसाइटी ने और सिंध के जो हमारे भाई हैं आम अवाम उन्होंने नहीं उठाया, उस वक्त तक किसी भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा को तौफीक नहीं हुई कि इस कैनाल्स के मसले को जो है वो उठाएं, टेकअप करें। और ये सुकून से ये चीज़ चलती रहनी थी। तो अब जैसे वो मामला उठा है तो अब ये ऊपर ऊपर से एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, ये हुकूमत से अलग क्यों नहीं होते, अभी तक क्यों नहीं हुए? नहीं, उन्होंने कहा ना कि ये तो ऑप्शन ज़ेर गौर है, और मतलब ये 2 साल तक ज़ेर गौर ही रहेगा। हो जाए ना अलग भाई, ये सीधी सी बात है। नहीं तो सेनेट से उधर मुल्क का पूरा इस्तीफा सिस्टम दें। कोलैप्स कर जाएगा। और कल जो है ना मैं किसी वो जो वकला के नुमाइंदे हैं उन्होंने तो अल्टीमेटम भी इनको दे दिए कि 72 घंटे में आप लोग या तो हुकूमत से अलग दें, अलग हो, नहीं, वो तो या डिक्टेट नहीं कैनाल कर का सकते ना अकमल नोटिफिकेशन भाई। जो है ना ऐसा थोड़ी वो हो सकता है कोई हुकूमत को डिक्टेट करे कि कोई भी एंटिटी आ जाए और आकर कोई भी वो कहे कि नहीं जी आप हुकूमत से बाहर आ जाएं, तो मुल्क का पूरा निजाम बैठ जाएगा। भाई तो फिर और फिर पीपल्स पार्टी को आप पकड़ निजाम लेंगे बैठ कि गए पीपल्स पार्टी की और वजह से सिस्टम किसान कोलैप्स जो है कर ना, गया, उसकी सिंध का जिम्मेदारी जो है भी ना वो ऊपर आएगी। हारी बेचारा जो है वो प्यास से मर जाए, उसकी फसलें जो वो पहले ही जो है ना इन लोगों ने पीपल्स पार्टी वालों ने पानी काबू में किया हुआ है, वो मीरपुर खास और उसको वैसे ही सैराब बना दिया है, इन्होंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है ना। अब जो है वो थोड़ा सा इधर लाड़काना, दादू, नवाब शाह, ये इस साइड के ऊपर जो सिंधु का जो पानी आता था उसमें भी आप देखें ना आम हारी को तो मिलता ही नहीं था। सारे का सारा तो हजारों एकड़ जो है ना वो इन लोगों ने खुद रखे हैं, और आपको पता है सबसे ज्यादा जमीन सिंध में किसकी है, एग्रीकल्चर की, तो वो आने ही नहीं देते थे, और जो थोड़ा बहुत आने देते थे वो उन्होंने रोक लिया। अब जब रोक लेंगे तो उसके बाद फिर आम बंदे को तो आप वैसे ही कत्ल कर दो ना यार, आप उसको प्यास से लाजमी आपने मारना है, आपने उसकी गंदम का रेट आप नहीं दे रहे हो, आप जो है वो उससे कपास उसकी उगने नहीं दे रहे हो, और उसके बाद अब पीने का पानी भी जो है ना वो मतलब यार किसी को तो जीने दो ना। इधर पाकिस्तान में जो है ना वो कराची में टैंकरों से पानी आता है, हम समझते थे दरिया सिंध से आता है, तो टैंकरों से आता है, दरिया सिंध से कहाँ आता है। बहुत तो हमारे यहाँ जो है ना वो इस तरह का मसला बना हुआ है। इसके ऊपर चाहे पीपल्स पार्टी को मैं इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि उसकी हुकूमत है यहाँ पे, विफाक में हुकूमत का वो हिस्सा है, और इनिशिएट नून लीग ने किया है, पीपल्स पार्टी ने इसको सपोर्ट किया। अच्छा, तो इसलिए इन दोनों पार्टीज को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, वरना ये मसला जो है ना ये पार्टीज का है ही नहीं। तो फेडरल ये गवर्नमेंट तो का इसमें हमारा क्या रोल इंसानी है? हुकूक का उनको मसला है। क्या इसको वो सेटल नहीं कर सकते कि अब प्राइम मिनिस्टर के पास इतना इख्तियार नहीं है कि अगर ये बात उठ भी रही है तो उसको एक जुम्बिश कलम से ये मामला हल कर कर सकते रहे हैं? हैं। वाह वाह वाह, ये मतलब आप ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ इस मामले के ऊपर नोटिफिकेशन कर देंगे, मतलब आप जो है ना वो मुझे लगता है सुबह सुबह शायद कोई जी अब फरमाइए। अब जैसे ये भी सवाल कर रहे हैं, वकला भी ये सवाल देखिए कर मेरी रहे एक बात सुने, वकला तो हर चीज में बदमाशी कर रहे हैं। हैं। बदमाशी? बिल्कुल। इसमें क्या मैडम हक बदमाशी है? मांगना कोई बदमाशी नहीं तो जी है नहीं, ना। सॉरी मैं इंटरप्ट नहीं कर रही आपको ना, आप मुझे कीजिएगा।
मेरे लिए काबिल एहतराम है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जरदारी साहब का कहेगा भाई दोगलापन है, आप उसमें मौजूद थे, आप उसका प्रूफ ला दें। जितना आपको सिंध प्यारा है, हो सकता है सिंध में आप तो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग आ गए। नहीं सुने ना, बात मेरी सुने ना। Minutes of meeting में दिखा नहीं देता आप हूँ ना। मैं मुझे नेट से नहीं दिखाएं, मैं फिर क्या सिंध मैं की खुद वासी हूँ। use करूं? नहीं आप सुने कि फैक्ट्स पे बात करें, जज्बाती बात ना नहीं करें। मैं सिंधु जज्बाती आसान जो नहीं, है, देखें सिंधु आप नवाज जो है, ये ना कहो। मेरे सदर पाकिस्तान को आप कह रहे हैं, मेरे पार्टी के को चेयरमैन को कह रहे मैं हैं फोन कि की दोगलापन तो न्याजी ने शुरू किया था, हमने न्याजी ने थोड़ी भी किया किया था। था। न्याजी मेरा कोई चाचा थोड़ी है। नहीं आपका चाचा नहीं, अल्लाह ना करे मेरा भी ना हो ऐसा बंदा। मैं जो बात कर रही हूँ उसका मुझे जवाब दें। दोगलापन पीपल्स पार्टी का नहीं है। अगर हमारा दोगलापन हो तो हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम रमजान में भी हमने एहतजाज किए, ठीक है। उससे ज्यादा जमीनें हमारी सेवन शरीफ में, हमारा कोई तो पानी नहीं उठा के लेके जाता। हमारे बावजदाद की वहां पे मज़ारात थे। इन्होंने शायद पूरा सिंध नहीं देखा। पानी की खपत देखे सिंध को होगी तो कराची को ऑलरेडी होगी, कराची को भी उतनी तकलीफ होगी। इंसानी हकूक का मसला कोई NGO थोड़ी चला रहे हैं, हम गवर्नमेंट चला रहे हैं भाई। सिंध गवर्नमेंट हमारी है, हमारा पूरा पाकिस्तान है। आप सिंध को रो रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान को रो रहे हैं। इतना केपी को पीपल्स पार्टी ने मैडम कहाँ एहतजाज? सॉरी सर, सॉरी कहाँ की है? ठीक है, पीपल्स पार्टी ने क्या दिया? तो पीपल्स पार्टी जितने खिलाफ एहतजाज कहाँ पीपल्स किया, पार्टी मैडम? देखे मैं ट्रिप नहीं करी। आप बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, सीख रही आप हूँ। बड़ी हैं आती है, हाँ जी बढ़िया है वो। नहीं वो सवाल तो आप क्या? ना सवाल तो क्या है, एहतजाज कहाँ तक क्या? ना ख्याल क्यों ना बाबा, तमाम भी गलत गल न क्यों ना कि जरदारी साहब का दोगलापन है। क्यों जरदारी साहब का दोगलापन? हिकड़ी गाल एक नहीं बस सिंधी मैं सिंधी ना कहते सिंध पूरा जाम कियो एक कौम पर से तव्हांजे मिली वियो ना गड। पीपल्स पार्टी तो कौन है ना? जब पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कर रही है? हुकूमत से अलग होंगे या नहीं होंगे? चलें इसको देखिए आसान मैं इनकी बात में क्यों मैं एग्री कर लूं? नहीं मैं एग्री की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इनकी बात देखिए, हमारे चेयरमैन का जो वाज़ेह मौक़िफ़ है, आपने तकरीर नहीं सुनी। हैदराबाद में क्या बोला उन्होंने? कोई फारसी तो ऐसी बोली नहीं कि जो सिंधियों को समझ में ना आए। मेरा भी सिंध में है, सिंध में रहना है, मेरे बावजदाद हजारों साल से बैठे हैं मैं वहां पे, ठीक है ना। तो सिंध में जितनी मोहब्बत इनको सिंध के साथ है उतनी हमें, ठीक है ना। तो सिंध जो है ना सरकार लाल साईं की धरती है, वहाँ नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होगी। अगर ये अकीदा रखते हैं तो दोगलापन ना कहें आप। आप भले हमारे मुखालिफ चले, मगर ये चीज मैं आपको हरगिज नहीं कहूंगी कि आप मेरे लीडर को, आपका लीडर कौन है शत पर, वो दोगला होगा। हम सब पर सिंध में रहते हुए इनका तो दोगले लीडर कोई भी नहीं है, ये तो मैं जानती हूँ भाई इनको अच्छे वाले से। हैं। मेरा भुट्टो लीडर है। जी आपका भुट्टो लीडर है वो ना? दोगला होगा आप बोले? नहीं अल्लाह ना करे, आपका भुट्टो लीडर नहीं हो सकता क्योंकि जाले की ये जबान नहीं होती। नहीं है बिल्कुल, हम भुट्टो को मानते हैं, क्यों नहीं मानते? नहीं भुट्टो जैसा लीडर तो उसकी कोई जो है ना पैदा ही वो- नहीं माने किया। चले अब आप जो ना जज्बाती बातें ना करें। नहीं चले, जब वक्त हमारे बात पास नहीं, खत्म मेरा हो गया। स्टाइल ही ऐसा है। आप मेरे लीडर को दोगला कहेंगे सदर पाकिस्तान को, वक्त तो मेरे पास भाईजान मैं अपन पॉलिसी खत्म को हो गया। दोगला बोला है मैडम, पॉलिसी को दोगला बोला है मैंने। नहीं उनको आपने बोला। कहा कि जरदारी साहब का दोगली दोगलापन पॉलिसी है। बहुत है, शुक्रिया अकमल दोगली भाई, वक्त पॉलिसी मेरे है। पास खत्म हो गया। कौसर बीबी वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है और सेगमेंट हमें ख़त्म करना है। प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये गुफ्तगू ऐसी है, मज़ीद इसके ऊपर बात की जा सकती है और कल भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से। आपको कि इंशाल्लाह ताला अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो मैं ऐसी हुकूमतों को 10 को हमने न्याजी को निकाला तो हम खुद भी निकल सकते हैं। ऐसी कोई ठीक बात हो नहीं गया, हो। चले इसी के ऊपर बात जो है वो ख़त्म होती है। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।